क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल कौन कौन होते हैं इनको जानेंगे और इनसे किस तरीके के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आजकल इससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो किस कार्बनिक यौगिक तो कई सारे होते हैं, तो किन यौगिकों को कार्बनिक अम्ल कहा जाएगा? तो जिन कार्बनिक यौगिकों में COOH, ठीक है, जिन कार्बनिक यौगिकों में COOH ग्रुप मौजूद हो, एक्चुअल में क्रियात्मक समूह है, तो जिन कार्बनिक यौगिकों में COOH क्रियात्मक समूह मौजूद होगा उन सभी कार्बनिक यौगिकों को हम लोग कार्बनिक अम्ल या इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उन सभी यौगिकों को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब परीक्षा में इनसे इस तरह का प्रश्न बहुत कम पूछता है, लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे कि जिन यौगिकों में COOH ग्रुप होता है उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है या इस अम्ल का कार्य क्या होता है। तो आइए एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल। क्या लिखा हुआ है? फार्मिक अम्ल। तो ये जो फार्मिक अम्ल होता है ये मुख्य रूप से चींटी और मधुमक्खी, ठीक है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। जब चींटी हमको काटती है तो हल्का सा खुजली या जलन होता है, उसी तरह से मधुमक्खी काटती है तो जलन के साथ साथ दर्द का भी अनुभव होता है। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो पदार्थ होता है वो एक्चुअल में एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल होता है, उसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। एक्चुअल में जो फार्मिक अम्ल इसका नाम ही पड़ा है कि लैटिन भाषा में चींटी को फार्मिका बोलते हैं और उस फार्मिका से फार्मिक अम्ल इसका नाम पड़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और चींटी और मधुमक्खी जैसे जितने भी छोटे मोटे कीड़े काटते हैं, यदि उनके काटने से खुजली या जलन का अनुभव होता है तो आप कह सकते हैं कि उन सभी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछता है कि जब चींटियों में काटती है या मधुमक्खियों में काटती है तो जलन का या दर्द का अनुभव किस पदार्थ की वजह से होता है, या पूछेगा कि किस अम्ल की वजह से होता है, तो उस ऑप्शन में आप फार्मिक अम्ल को सही करेंगे। इसको याद रखने का एक तरीका बना सकते हैं कि फार्मिका से बनता है फार्म हाउस। जो फार्म हाउस होते हैं यहाँ पे बाग बगीचे होते हैं, तो उस बाग बगीचे में चींटियां भी होती है, मधुमक्खी भी होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फार्म हाउस में चींटियां और मधुमक्खी होती है और चींटी और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। तो बड़ी आसानी से आप फार्मिक अम्ल को याद कर सकते हैं कि चींटी और मधुमक्खी में के डंक में इसकी मात्रा होती है। इसके बाद अगला लिखा है एसिटिक अम्ल। क्या लिखा है? एसिटिक अम्ल। काफी फेमस कार्बनिक अम्ल है क्योंकि ये खाने योग्य होता है। एक्चुअल में जो सिरका होता है, क्या होता है? सिरका, उसमें 4 से लेके 8% तक, सिरका में इसको विनेगर बोला जाता है, तो सिरका या विनेगर में 4 से लेकर 8% उसमें एसिटिक अम्ल होता है। और यही कारण है कि सिरका जो होता है खट्टा होता है। एक चीज और आप जान लें कि जिन खाद्य पदार्थों में अम्ल होगा, ठीक है, वो सभी का स्वाद खट्टा होता है। तो सिरका भी खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल की आप देख रहे हैं 4 से 8% मात्रा होती है। तो ये है एसिटिक अम्ल, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका स्रोत बताइए, तो सिरका बताएंगे। पूछे सिरका का स्वाद खट्टा क्यों होता है, तो आप एसिटिक अम्ल उसका कारण बताएंगे। तो इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है लैक्टिक अम्ल। अगला क्या है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में। और इसके अलावा जो दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है, खट्टे दूध में, तो चाहे आपसे पूछे खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, यानी जो दूध खट्टा खराब हो जाता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया हमला कर देता है तो दूध खराब, कहते हैं दूध फट गया। तो दूध फटने के बाद यानी दूध खट्टा जो बचा था तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है और दही का स्वाद वैसे ही खट्टा होता है।
तो दही में और खट्टे दूध में दोनों में लैक्टिक एसिड होता है। दूध से संबंधित कोई भी शब्द होता है उसमें लैक्टो शब्द अवश्य होता है। जैसे दूध में जो बैक्टीरिया हमला करता है, जीवाणु हमला करता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। दूध में जो शर्करा होती है उसका नाम होता है लैक्टोज। उसी क्रम को आप याद रखते हुए याद कर सकते हैं कि लैक्टिक शब्द जब भी आए तो दूध और दही से संबंधित होगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद एक और चीज लैक्टिक अम्ल से संबंधित आप जान सकते हैं कि जब हम लोग कोई काम ज्यादा करते हैं, यानी ज्यादा काम करते हैं और हम लोग को थकान का अनुभव होता है, तो जिस समय हम लोग ज्यादा काम करते हैं और थकान का अनुभव होता है उस समय हमारी मांसपेशियों में, किसमें, मांसपेशियों में, उस समय हमारी मांसपेशियों में भी किसका जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं हमको थकान का अनुभव कब होता है, तो जिस हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, उस समय वो थकान का अनुभव होता है। फिर हम लोग आराम करते हैं तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल जो होता है ये अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, फिर हम लोगों की बॉडी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला है साइट्रिक अम्ल। अगला अम्ल कौन सा है, साइट्रिक अम्ल। तो ये जो साइट्रिक अम्ल है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। खास करके जो फल नींबू कुल के होते हैं, यानी नींबू या नींबू की तरह दिखने वाले जितने भी फल होते हैं सब में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो कहा जाता है कि नींबू कुल के पौधों में, ऐसे परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछता है कि नींबू कुल के पौधों में कौन सा एसिड होता है, तो नींबू कुल के पौधों में साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि नींबू कुल के पौधों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या जितने भी खट्टे फल कह सकते हैं सब में इसकी थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य होती है साइट्रिक अम्ल। इसके बाद अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल। काफी महत्वपूर्ण अम्ल है। इसका स्रोत कम पूछता है और इसका यूज ज्यादा पूछता है। इसका प्रयोग क्या है, तो प्रयोग से संबंधित से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके स्रोत भी जान लेते हैं और इसके क्या यूज है उसको भी जान लेते हैं। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है एक पहाड़ी इलाकों में वृक्ष होता है जिसको हम कहते हैं सॉरेल का वृक्ष। क्या बोलते हैं, सॉरेल का वृक्ष। तो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला एक वृक्ष है सॉरेल का वृक्ष, और इससे अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके अलावा यह ऑक्सैलिक अम्ल पालक में भी बहुत कम मात्रा में रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पालक में कौन सा अम्ल होता है, अब ऑक्सैलिक अम्ल को बताएंगे। बाकी इसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो सॉरेल का वृक्ष, जो पहाड़ी इलाकों में एक पहाड़ी वृक्ष है और इसमें से अच्छी मात्रा में ऑक्सैलिक अम्ल का जो है उत्पादन होता है। अब इसका मैं कहूं इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पूछता है कि यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है। इस ऑक्सैलिक अम्ल का सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है वो है फोटोग्राफी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आप ऑक्सैलिक अम्ल को बताएंगे। एक और इसका महत्वपूर्ण यूज है जिसमें प्रश्न पूछता है स्याही के धब्बों को हटाने में, स्याही के धब्बों को हटाने में। ठीक है, वैसे भी देखते हैं कोई कपड़े पे दाग लग जाता है, दोनों नींबू वगैरह से उसको हटाते हैं, उसी तरीके से स्याही के धब्बों को हटाने में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इसके प्रयोग है, आप इस पे ध्यान देंगे। फोटोग्राफी में पूछे कौन सा अम्ल, तो ऑक्सैलिक अम्ल, और स्याही के धब्बों को हटाने में पूछे तो भी आप ऑक्सैलिक अम्ल को ही बताएंगे। अगला हम लोग लेते हैं टार्टेरिक अम्ल। तो जितने भी कच्चे फल होते हैं, ठीक है, कच्चे फल, ठीक है, प्राय देखा गया कि जितने भी कच्चे फल होते हैं वो ज्यादा खट्टे होते हैं। तो उन कच्चे फलों में मुख्य रूप से टार्टेरिक अम्ल ही पाया जाता है। इसका सबसे प्रमुख स्रोत कह सकते हैं इमली है। ठीक है, बार बार पूछता है तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली हो गया। इसके अलावा कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया, और इसकी कुछ मात्रा हम कह सकते हैं कि अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके स्रोत रहे। टार्टेरिक अम्ल के स्रोत क्या, इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया। इस तरह के जितने भी फल होते हैं
उन सभी फलों में टार्टेरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये जो टार्टेरिक अम्ल, इससे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल कि जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, उसमें पूछा जाता है खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें भी आप टार्टेरिक अम्ल को ही बताएंगे। काफी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाने के सोडा में कौन सा एसिड होता है या खाने के सोडा के निर्माण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आप टार्टेरिक अम्ल को बताएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का स्रोत बहुत कम पूछता है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज पूछता है कि इसका उपयोग बताइए। खैर इसके हम स्रोत भी जान लेते हैं। घास में पाया जाता है, ठीक है, पत्तों में पाया जाता है और इसकी कुछ मात्रा मूत्र में भी पाई जाती है। तो मैंने कहा कि इसके स्रोत बहुत कम पूछता है, सबसे ज्यादा इसका यूज पूछता है। तो बेंजोइक अम्ल का जो यूज है काफी महत्वपूर्ण है। दवाओं के निर्माण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो फलों का रस होता है, जो हम लोग डब्बों में फलों का रस पीते हैं, वो फलों का रस खराब ना हो, उसका एक्सपायरी डेट जो है बहुत जल्दी ना आ जाए, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए भी उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण इसका यूज है। फलों के रसों को, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए भी उसमें किसका प्रयोग होता है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। एक और इसका यूज महत्वपूर्ण यूज है फूड प्रोसेसिंग में, यानी खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी जो खास करके जो पैकेट वगैरह में बंद खाने वाले पदार्थ आते हैं, उनको भी खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज है दवाओं के निर्माण में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में और खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में यानी फूड प्रोसेसिंग में भी इसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आई होप आपको बेंजोइक अम्ल से संबंधित चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ माइलिक अम्ल। माइलिक अम्ल का जो स्रोत होता है वो सेब होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो आप माइलिक अम्ल को बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज कार्बनिक अम्ल से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कार्बनिक अम्ल, महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल कौन कौन होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा और इनके स्रोत, साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।